नमस्कार, यूएसएन विशेष में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट एनवी शर्मा। इंसान जिंदगी भर मेहनत करता है, कमाता है पैसे, शायद अपने बुजुर्ग होने तक वो उन पैसों को यूज़ नहीं करता और फिर बाद में अपने इमरजेंसी में उन पैसों को यूज़ करता। कोई बैंक में फिक्स डिपॉजिट्स कर देता, तो कोई शेयर मार्केट में उतरता है या फिर कोई प्रॉपर्टी डीलिंग में भी उतर जाता है और इन पैसों को वो अपने बुढ़ापे में इस्तेमाल करता है। खुशकिस्मत वो लोग हैं जो प्रॉपर्टी डीलिंग के लिए राज़ी होते हैं और बाद में इन प्रॉपर्टीज़ के माध्यम से अपने फ्यूचर को संवारने लगते हैं, क्योंकि बैंक के रेट ऑफ इंटरेस्ट कम ज़्यादा हो सकते हैं या शेयर मार्केट कभी गिर सकता है, कभी उठ सकता है। लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है प्रॉपर्टी डीलिंग या रियल एस्टेट कि कंटिन्यूस इसका अप्रिसिएशन ही होता है, कभी डिप्रिसिएशन नहीं होता है। तो रियल एस्टेट के बारे में आज हम बात करेंगे, आप समझ गए। और इसके लिए हमने शहर के जाने माने ब्रोकर्स श्री नरेंद्र दावड़ा और उनके सुपुत्र श्री करण दावड़ा को हमने आमंत्रित किया है। कुछ देर में हमसे जुड़ेंगे उनके सुपुत्र विजय। और इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने से पहले आप दोनों का स्वागत करता हूं मैं। अगर मैं आपसे शुरू करूं क्योंकि आप सीनियर मोस्ट दावड़ा हो तो ये बताइए सर, इस बिजनेस में कैसे आना हुआ और क्या क्या अनुभव पाया आपने? हमारा पुस्तरी शॉप तो सीतामढ़ी मुदी नंबर 3 में है, अप्सरा। लेकिन जब फैमिली बड़ी होती जाती है तो शायद बिजनेस भी बढ़ाना पड़ता है। उस दृष्टि से इस प्रॉपर्टी बिजनेस में आने के पूर्व अलग अलग एक दो बिजनेस करने के प्रयत्न किए, लेकिन किसी सज्जन की उंगली पकड़ के मैं 1990 में इस प्रॉपर्टी लाइन में आया। इसके पूर्व आज ये काम करने वाली हमारी थर्ड जनरेशन है, जो दो मेरे बेटे हैं तो थर्ड जनरेशन है। 1988 में मेरे फादर ने ये काम शुरू किया और उसके बाद 90 में मैंने उसको टेक ओवर किया। 1990 से आज 31 साल हो गए मैं प्रॉपर्टी लाइन में काम कर रहा हूँ और नागपुर के सभी प्रतिष्ठित लोगों के साथ में मेरा संपर्क हुआ है। और नागपुर में 200 रुपये 300 रुपये सिविल लाइन में मैंने प्लॉट बेचा हूँ। शंकर नगर रामदासपेट में 300 रुपये में प्लॉट बेचा हूँ। वो जमाना मैंने देखा हुआ है और आज हजारों रुपए के रेट है। वो जमाना आप और हम देख रहे हैं और आने वाली पीढ़ी भी देखेगी। लेकिन उस समय 200-300 काफी महंगा हुआ करता था। उस समय में पैसे की कीमत जो उस समय थी 300 रुपये 200 रुपये फुट की, तो उस समय भी ज्यादा लगता था। जो लोग मध्यम वर्ग के परिवार से लोग आते थे उनके लिए भी हमने रामनगर और हिल टॉप के ऊपर में 100 रुपये में प्लॉट दिए हुए हैं। और हिल टॉप का जो एरिया है पॉश या रामनगर राम मंदिर के पीछे का एरिया है बाजी प्रभु नगर जो कहलाता है, वहाँ 100 रुपये में प्लॉट बेचे हुए हैं। वो जमाना हमने देखा हुआ। जी, काफ़ी समय से आप वहाँ पर हैं। सर, एक पूछना चाहता हूँ कि आपने इस बिज़नेस को अपने ओन लेवल पे जब ले लिया, अपने हाथों में कमांड संभाला आपने, इसका नाम zeromileproperty.com लिखा है, तो इसके पीछे कोई खास वजह है? जी सर। हाँ, मैंने 1990 में जब ये काम शुरू किया जी, तब मैं अपने पर्सनल नाम से काम करता था, नरेंद्र दावड़ा रियल एस्टेट कंसल्टेंट। तब ये हाईटेक टेक्नोलॉजी सब थी नहीं, ऑनलाइन बिजनेस वगैरह कुछ था नहीं, ऑनलाइन उस समय किसी को समझता नहीं था। तो उस तरीके से मैं सन 2010 तक के उस तरीके से काम करते गया कि नरेंद्र दावड़ा रियल एस्टेट कंसल्टेंट करके। उसके बाद जब मेरे दोनों बच्चे, एक बम्बई में और एक पूना में सर्विस करता था, तो मैंने उनको बताया कि इस लाइन के अंदर में एजुकेटेड लोगों की बहुत आवश्यकता है। यहाँ नागपुर में ऐसा लगता था लोगों कि हमने दो कस्टमर को मिला दिया, दो पार्टियों को मिला दिया तो हमारा कमीशन पक्का हो गया। बाकी का पेपर का नॉलेज किसी को कुछ रहता नहीं था। उस समय में मैंने दोनों बच्चों को यहाँ बुला के नागपुर में इनको 1 साल की ट्रेनिंग दिया पेपर्स की, कि क्या पेपर्स वर्क रहते हैं प्रॉपर्टी के लिए, क्या चेक किया जाता है, टाइटल वेरिफिकेशन कैसा किया जाता है। इनको ट्रेनिंग देने के बाद में ये दोनों बच्चे मेरे साथ ज्वाइंट हुए। ज्वाइंट होने के बाद में एक बार हमने सोचा कि अपने कंपनी का कुछ नया नाम रखना चाहिए। 2-3 दिन तक के हम लोग विचार करते रहे। तो उस समय सोचते सोचते 2 दिन सोचते चले गए। मैंने एक दिन ऐसी पंजाब के बच्चों को बोला, बेटा मैं तो जीरो से खड़ा हूँ, हाँ अब तुम आगे तुम्हारे को देखने का है। तो तुरंत विजय ने मुझसे कहा, पापा नाम आ गया बोले दिमाग में। तो मैंने बोला बेटा क्या? तो बोले अपन जीरो से, आप बोलेगा जीरो से चालू हुए करके, तो अपन अपना कंपनी का नाम zeromileproperty.com ये रखेंगे। और जीरो माइल रखने का दूसरा कारण एक ये भी था कि पूरे भारत का जीरो माइल सेंटर नागपुर में है। ये नागपुर की जनता को भी 50% जनता को नहीं मालूम कि भाई ये भारत का जीरो माइल कहाँ पर है। हम यहाँ से पूछते हैं कि भाई प्रॉपर्टी यहाँ से कितने दूर है, तो हमको बताना पड़ता है जीरो माइल से इतने किलोमीटर दूर है। ये जीरो माइल क्या है? ये जीरो माइल क्या है? तो जीरो माइल, फिर हमने इस तरीके जीरो माइल को डेवलप किया। और जब महा मेट्रो आया तब एक्चुअल जीरो जो पॉइंट है नागपुर का, वो लोगों को ज्यादा समझ में आया कि ये जीरो माइल का पॉइंट है नागपुर का। और उसके साथ साथ में हमारा जीरो माइल प्रॉपर्टी ये
नागपुर की जनता और इनके आशीर्वाद के साथ में आज नागपुर के चुनिंदा ब्रोकरों में से एक है। जी, आपने सही कहा सर, क्योंकि इतना 3 दशक हो गए, 31 ईयर्स हुए आपको, तो इसमें तो उतार चढ़ाव आपने काफ़ी देखेंगे। कुछ साझा करना चाहोगे आप लोगों के साथ कि किस किस्म के खट्टे अनुभव आए? खट्टे मीठे अनुभव तो जीवन है, चलते रहता है, सभी तरह के लोग यहाँ पर है। और मैं हमेशा लोगों से ये विनती करते रहता हूँ कि बम्बई मार्केट के अंदर में ब्रोकर के सिवा ये लोग काम नहीं करते। यहाँ पर मैंने दोनों बच्चों को ये सिखाया, जो ब्रोकर हमारे कनेक्टिंग में आते थे उनको भी ये सिखाया कि अपने 1-2% ब्रोकरेज के लिए आप क्लाइंट के 100% पैसे फंसना नहीं चाहिए, इसका हमेशा ख्याल रखो। उनका सेटिस्फेक्शन हुआ तो आपकी गुडविल होगी, वो कस्टमर आपके 4 लोगों को और बताएगा, इस तरीके से आपकी गुडविल बढ़ती है। तो इसलिए हमेशा हमने और हमारे परिवार के दोनों बच्चों ने ईमानदारी, नैतिकता और अपने कमीशन के लिए आपके पैसे कहीं फंसना नहीं चाहिए, इसका विशेष ख्याल रखा है। बहुत बड़ी बात है, बहुत बढ़िया है। कंग्रेचुलेशंस टू बोथ ऑफ यू, करण जी और विजय जी। विजय हमसे जुड़ेंगे कुछ देर में। सर, आपने कहा कि कुछ एक सिद्धांत आपने बना लिया कि भैया हमारे कारण दूसरों का नुकसान नहीं होना चाहिए, ये कहा। तो क्या यही वजह है कि आपको बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं और बाद में खासकर बेस्ट ब्रोकर अवार्ड मिला है नागपुर की तरफ से? ये बेस्ट ब्रोकर अवार्ड कौन ऑर्गेनाइज करता है और किस कंडीशंस पे ऑर्गेनाइज करता है? 2015-16 के अंदर में नवभारत दैनिक समाचार जो है उन्होंने एक सर्वे कराया था। नागपुर के करीब 500-550 लोगों का उन्होंने अलग अलग इंटरव्यू लिया, उनकी कार्यशैली देखा और उसके अंदर में रियल एस्टेट से जुड़े हुए लोगों को उन्होंने प्रमोट करने की दृष्टि से एक ऐसा ये उपक्रम निकाला कि हम जो बेस्ट लोग हैं नागपुर के रियल एस्टेट से जुड़े हुए उनको सम्मानित करेंगे। तो उनके सर्वे के अंदर में बिल्डर, इंजीनियर, डेकोरेटर, आर्किटेक्ट, कॉन्ट्रैक्टर, ऐसे सब 500-700 लोगों का उन्होंने सर्वे करने के बाद में साथ में कुछ ब्रोकर्स को भी इन्वॉल्व किए। अच्छा। तो इन 500-700 लोगों में सिर्फ 50 लोगों को उन्होंने चुना, नवभारत आइकॉन अवार्ड दिया गया। उसमें एकमात्र ब्रोकर नागपुर से zeromileproperty.com का नाम था। जी, तो आपको लगता है कि आपके जो करण अर्जुन है, मैं उनको विजय को अर्जुन बोल रहा हूँ, करण अर्जुन आपको इस बिजनेस में और आगे बढ़ाने के लिए मदद कर देंगे? सर, मैं तो जैसा आपको बताया कि मैं मैट्रिक तक के पढ़ा हूँ, ये बच्चे मेरे पीएचडी और लॉ कर रहे हैं। ग्रेट। इन्होंने कॉमर्स में पीएचडी किया विजय ने, और ये लॉ कर रहा है, इन्होंने सीएस किया हुआ 1 साल। उसके बाद में ये हाईटेक टेक्नोलॉजी में आज की तारीख में बैठे बैठे इंडिया के बाहर कस्टमरों से कांटेक्ट करके, अभी लास्ट मंथ इन्होंने पुणे में एक फ्लैट बेचा। जो कहाँ के कस्टमर थे बेटा? नीदरलैंड के कस्टमर थे। उनसे कांटेक्ट करके उनको उसका पिक्चर दिखा के, कंप्यूटराइज पे पिक्चर दिखा के वहां से उनका डील फाइनल किया। तो ये आज टेक्नोलॉजी इस टाइप की आ गई है, तो इसमें पढ़े लिखे बच्चे जो ऑनलाइन ज्यादा अच्छा काम करते हैं, इसलिए आज मेरे ये दोनों करण अर्जुन जो मेरे साथ में है, ये मेरी ताकत है जी। और बहुत बड़ी बात है सर ये इसमें। और एक बात माननी पड़ेगी, ये लोग दोनों लकी रहे कि कम से कम टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस्ड हो गई कि आप डिजिटलाइज तरीके से भी आप बिजनेस कर सकते हो, जो आपके ज़माने में नहीं था। शायद आपको फिजिकली वहाँ जाना पड़ता था, प्रॉपर्टी दिखाओ और फिर वापस आओ, मतलब तकलीफें आपने भी उठाई है। कंपैरेटिवली ये लोग स्मार्टर वर्क कर रहे हैं जी। फ्यूचर में क्या मंशा है सर? फ्यूचर में लोगों ने मुझसे कहा कि नरेंद्र भाई, तुम 30 साल से काम कर रहे हो, तुम्हारे बाद में आए हुए जो ब्रोकर्स है वो कहीं तो भी बिल्डर हो गए, कहीं तो भी लेआउट का काम करने लगे, आज आप भी ब्रोकरेज करते आए अभी तक के, आपने ऐसा कोई कंस्ट्रक्शन लाइन में उतरे नहीं या लेआउट के काम में उतरे नहीं। तो मैंने उनसे कहा कि मैं बहुत धीमे रफ्तार से, कछुए चाल से मैं अपने धीरे धीरे अपने स्लो एंड स्टेडी मुकाम पर पहुंचूंगा। मुझे कोई जल्दी नहीं है, मुझे रातों रात करोड़पति बनना नहीं है। मैंने मेरे बच्चों को भी सिखाया, धीरे धीरे बढ़ो, किसी के साथ चीटिंग मत करो, ईमानदारी से काम करो। और जैसा मैंने पहले भी कहा कि अपने वजह से अपने क्लाइंट को तकलीफ नहीं होना चाहिए, ये हमारा पहला मोटो है। हमारे ऑफिस में आने के बाद में लोग खुशी खुशी जाना चाहिए और उसने जिंदगी भर याद करना चाहिए। जिन लोगों को मैंने 300 रुपए में, 200 रुपए में सिविल लाइन और शंकर नगर में प्लॉट दिए हुए, वो आज भी याद करते हैं। 30 साल से मेरे क्लाइंट है और वो आज भी हमारा नाम लोगों को प्रपोज करते हैं जी। आप जैसे गुजराती कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं और उनकी जुबानी मीठी रहती है, ऑब्वियसली बिल्कुल आप कभी किसी को धोखा दे ही नहीं सकते और ना ही किसी को दुख दे सकते हो।
करण जी, अगर मैं आपसे मुखातिब हो जाऊँ और पूछूं आपसे कि zeromileproperty.com जो है ये कौन कौन सी सर्विसेज या सेवाएं प्रदान करती है? हमारे यहाँ जैसे कंसल्टिंग होता है, बहुत ये एक प्रोसेस है। कंसल्टेशन से शुरुआत होती है। जब कोई क्लाइंट आता है तो उनकी रिक्वायरमेंट जानी जाती है, किस तरीके का क्या बजट है, क्या लेना चाह रहे हैं, और फिल्टरेशन एक बहुत बड़ा पार्ट है कंसल्टेशन में। तो अनलेस एंड अनटिल वो हम फिल्टर नहीं कर रहे प्रॉपर, उनका भी टाइम वेस्ट हम नहीं करते हुए जो चीज़ का उनको रिक्वायर्ड है वही चीज़ हम उनको देते हैं या उतना ही दिखाते हैं जितनी उनकी ज़रूरत है। ओवर बजटेड प्रॉपर्टीज़ नहीं दिखाते हम, वो फिल्टरेशन हम पहले करते हैं। और फिल्टरेशन करने के पहले हम भी पेपर का चेक करते हैं या टाइटल को चेक करते हैं, क्योंकि जब तक मैं कन्विंस नहीं हूँ प्रॉपर्टी से या रादर हम लोग कन्विंस नहीं है प्रॉपर्टी से, तो हम हमारे क्लाइंट को प्रॉपर्टी सजेस्ट नहीं करते। बहुत बड़ी बात है सर, क्योंकि बिजनेस में इतनी ऑनेस्टी होना बहुत बड़ी बात है। सर, आप जो कह रहे हो कि ये सर्विसेज जो दे रहे हो आप, अलावा इसके और भी कोई किसी किस्म की सर्विस? कंसल्टेशन हम लोग होम लोन्स में है, आउटसोर्सिंग है, लाइजनिंग है। होम लोन्स एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है हमारे यहाँ पे। अगेन हम लोग का बैंक से टाई-अप्स है, जहाँ पे एक्चुअली कंपनी का मोटो जैसे है फॉर्म का हमारे, वन स्टॉप सॉल्यूशन, अंडर वन रूफ उनको सब सर्विसेज मिल जाए, राइट फ्रॉम प्रॉपर्टी लेने से लेकर एंड तक उनके पेपर वर्क कंप्लीट करने तक। इसमें आप जैसे वो कंसल्टेशन में आ गए, हमने दिखा दिया प्रॉपर्टी, फिर नेक्स्ट स्टेप है फाइनल हो रही है प्रॉपर्टी, अब उनको होम लोन का रिक्वायरमेंट है, तो उसमें हम उन्हें गाइड करते हैं। बड़े और अच्छे बैंक्स, रेप्यूटेड बैंक से टाई अप है हमारा, तो उनको डोर स्टेप सर्विस मिले कस्टमर्स को, वो हमारी इच्छा रहती है। और यहीं पे अंडर वन रूफ सब उनको सर्विसेज मिल जाए। जैसे ही होम लोन प्रोसेस होता है, लाइजनिंग और आउटसोर्सिंग का काम आता है। आउटसोर्सिंग से हमारा मतलब है कि हमारे पास एक कंस्ट्रक्शन वाली टीम है, हमारे पास इंटीरियर्स की टीम है, जो आपको हेल्प करेगी आगे प्रॉपर्टी लेने के बाद। अगर आप प्लॉट लेते हो तो आप कंस्ट्रक्शन, मतलब ऐसा नहीं कि आपने बिल्डिंग प्लॉट वगैरह बेच दिया और खत्म हो गया, ऐसा नहीं सर। टिल द फाइनल की उनके हाथ में आने तक आप बिल्कुल फाइनल की के बाद भी सर बहुत सी चीज़ें हैं लाइजनिंग में। प्रॉपर्टी का टाइटल उनके नाम पे ट्रांसफ़र करवाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी। ग्रामीण में 7/12 होता है, जैसे उसी तरह सिटी में सिटी सर्वे म्यूटेशन कहलाता है, आकिफ पत्रिका कहते हैं जिसको हम। तो आखिर पत्रिका में नाम चढ़ाने तक पोजेशन तो हो गया सर, रहने भी चले गए, लेकिन ये जो प्रोसेस है उनका टाइटल क्लियर कराने के बाद हम बोल सकते हैं कि ये हमारा यहाँ पे काम खत्म हुआ है। आगे जैसे भी फिर उनकी रिक्वायरमेंट रही और उस पर हम सर्विस देते हैं। जी सर, जैसा पूछना चाहता हूँ, आप दोनों में से कोई भी जवाब दे सकता है। ग्रीन बेल्ट को आप येलो बेल्ट में कन्वर्ट करते हो तो क्या दिक्कतें आ जाती है? क्योंकि गवर्नमेंट के अपने लिमिटेशंस है, कैपेसिटी कैपिंग है उसके ऊपर। अभी 25 किलोमीटर तक के मेट्रो रीजन में करीब ग्रीन जोन को जो येलो जोन में कन्वर्ट किया हुआ है। और जो एग्रीकल्चर लैंड है उसको नॉन एग्रीकल्चर करवाने के लिए बहुत से एनओसी लेना पड़ता है। कलेक्टर की एनओसी है, उसके बाद में फॉरेस्ट की एनओसी है, पीडब्ल्यूडी की एनओसी है, एमएससीबी की एनओसी है। ऐसे 12-15 एनओसी जब मिलती है तब वो लैंड नॉन एग्रीकल्चर होता है, तो उसका प्रोसेस है सर। जी, तो उसमें दिक्कतें आती होंगी आपको, काम आपका लटक जा रहा है, डिले हो रहा है? कैसा है कि अब जैसा कोविड की वजह से काम 1.5 साल से रुका हुआ है, इसके पूर्व भी कुछ न कुछ कारण से थोड़े बहुत प्रॉब्लम आए, एनओसी 10-12 एनओसी जमा करने में समय लगता है, तो 4 से 6 महीने आपको उस प्रोसेस मान के चलना पड़ेगा। जी जी सर, आपने कहा जैसे सर कह रहे थे कि काफ़ी कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं ऐसे, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो उस डॉक्यूमेंटेशन के बारे में ज़रा दर्शकों को बताइए कि किस किस्म के डॉक्यूमेंटेशन तरीके से। सर डॉक्यूमेंटेशन ही बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टी एक असेट है जो कहीं इमूवेबल है, वो कहीं नहीं जाएगा। आपके डॉक्यूमेंट्स क्लियर है, आपका नाम है उस पर, तो आपको कहीं घबराने की ज़रूरत नहीं है। प्रॉपर्टी कहीं नहीं जाएंगी सर, आपके डॉक्यूमेंट्स, टाइटल क्लियर होना ज़रूरी है, आपके नाम पे होना ज़रूरी है। ये चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है। तो हम हमेशा बोलते हैं अपने क्लाइंट्स को कि आखिफ पत्रिका पे नाम पहले चढ़ाइए। जैसे आप प्रॉपर्टी लेते हैं, कॉर्पोरेशन टैक्स और आखिफ पत्रिका, ये दोनों म्यूटेशन आप इमीडिएटली कराइए, ये बहुत ज़रूरी होता है। आप हेल्प करते हो सर? बिल्कुल सर, लाइजनिंग हमारा और एक डिपार्टमेंट है, जैसे मैंने बताया, कंसल्टेशन, होम लोन, आउटसोर्सिंग और लाइजनिंग। लाइजनिंग इज़ वन ऑफ द मेजर डिपार्टमेंट हमारे फर्म का, जहाँ पे ऐसी सब पेपर वर्क्स जो बोलते हैं वो दैट कम्स अंडर लाइजनिंग। जी क्या मैसेज देना चाहोगे, क्योंकि हमें पता है आपको जाना है, जल्दी है आपको, तो आपके बेटे भी आते होंगे भाई। जी बस सबसे यही रिक्वेस्ट है कि ये शो के माध्यम से आप अपने प्रॉपर्टी के पेपर्स ज़रूर से चेक करिए, आखिर पत्रिका में नाम चढ़ा है, नहीं चढ़ा है, बिल्डिंग की लीज रिन्यूड है,
NIT, NMC और नजूल जो लैंड है वो 30-30 साल के लीज के लिए होता है और फ्री होल्ड प्रॉपर्टी में सच कोई लीज नहीं होता है। तो वो लीज रिन्यूड है कि नहीं, ग्राउंड रेंट आपका भरा हुआ है या नहीं, वो आप चेक कीजिए। कॉर्पोरेशन म्यूटेशन हुआ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और मेजर डॉक्यूमेंट्स है जो कंप्लीट होना जरूरी है आफ्टर सेल डीड। जी, डॉक्यूमेंटेशन जो है उसको प्रॉपर फाइलिंग करो, बिल्कुल, आगे बिल्कुल, चलकर कोई दिक्कत ना आए आगे बेचने में आपको। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। यस सर, थैंक यू। यू। इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे श्री विजय दावड़ा, जो कि इनके सुपुत्र है और साथ ही साथ इन्होंने लॉ एंड मैनेजमेंट में, मैनेजमेंट एंड कॉमर्स में आपने PhD किया है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जैसे सेल्फ सर्विस इज़ द बेस्ट सर्विस कहते हैं कि दूसरों की सेवा करने से अच्छा तो अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना एक बहुत अच्छी पहल है, जैसे कि सर ने आपको आपके बारे में बताया। ये बताइए कि नागपुर में जो प्रॉपर्टी मार्केट है, रियल एस्टेट मार्केट है, इसका फ्यूचर कैसे लग रहा है आपको, क्योंकि आप बहुत कुछ इसके अंदर कुछ सीख चुके हैं, बारीकियाँ सीख चुके हैं। जी सर, सीखना तो अभी भी बंद नहीं किया है, शुरू है सीखना। हाँ। रही फ्यूचर की बात, कोई भी रियल एस्टेट मार्केट का फ्यूचर हमेशा से कहीं पे भी मेरे हिसाब से पर्सनल लेवल पे अच्छा ही रहेगा। मतलब अप्रिशिएट ही होगा। अप्रिशिएट ही होगा। क्योंकि कैसा है सर, हमारा सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो है वो रियल एस्टेट के लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, दैट इज़ हमारा पॉपुलेशन। राइट। पॉपुलेशन रुकने का नाम नहीं लेता है। तो जगह की रिक्वायरमेंट अपने आप बढ़ते जाएगी और जगह की रिक्वायरमेंट के लिए हर तरीके का वर्ग, दैट इज़ EWS, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन आता है, उसमें LIG, लो इनकम ग्रुप, MIG, मिडिल इनकम ग्रुप और HNI, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, ये सभी कैटेगरी को मकान की ज़रूरत है। चाहे वो किसी का पहला मकान हो, चाहे वो इन्वेस्टमेंट के लिए या फार्म हाउस हो या इन्वेस्टमेंट हो अदर देन फार्म हाउस। जी 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 जी। क्या दिक्कतें आई सर आपको, बिकॉज यू वर टोटली इन अ डिफरेंट सेक्टर और अचानक इस रियल एस्टेट में आ गए आप? सर बेसिकली ठीक है, फादर को 30 साल से हम लोग देखते हुए आ रहे हैं। यही चीज़ें देख देख के बड़े हुए हैं, सुन के बड़े हुए हैं। कहीं ना कहीं इंटरेस्ट बनता था। इन ग्रैंडफादर को भी देखा होगा आपने? जी बिल्कुल बिल्कुल, वो एग्रीकल्चर लैंड में ज़्यादा डील करते थे। अब ये लाइन में आने के लिए ना कोई एक्सपीरियंस लगता है, ना कोई डिग्री लगती है। कोई भी आ सकता है, कोई भी एंट्री ले सकता है, कोई भी एग्जिट कर सकता है। डिपेंड करता है कि आप कितने फोकस्ड हो जाते हो उस पर, जी, कितने इन डेप्थ चले जाते हैं। जी बिल्कुल। तो हमने हमेशा से ये रियल एस्टेट सेक्टर को बहुत करीब से देखा है और बचपन में गेम्स भी खेलते तो मोनोपोली बिजनेस करके आता था, जिसमें शेयर खरीदने पड़ते थे, जिस पे रेंट मिलता था। तो वो देख देख के बड़े हुए, व्यापार बोलते थे। तो इस लाइन में एक चीज़ समझ में आई कि सही तरीके से सही काम किया जाए तो स्कोप बहुत बड़ा है, मार्केट बहुत बड़ा है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने धीरे धीरे शुरुआत की और फोकस होके काम कर रहे हैं। जी। वैसे सर ये जो पर्टिकुलर फील्ड है रियल एस्टेट का काफ़ी बदनाम है, लेकिन आप जैसे लोगों ने इसको एक अच्छा नाम दिया है, एक अच्छा एक इम्प्रेशन दिया है। सर आज भी फर्स्ट टाइम अगर किसी को बोलेंगे ना कि ब्रोकर आ रहा है तो छाप बहुत अच्छी नहीं बैठती है। कोई आदमी लेकिन 10 मिनट बैठ जाए तो उसको हम 1 घंटा उठने नहीं देंगे, वो हम लोग देखते हैं। ये तो बिजनेस टैक्टिक्स जी जी। तो सर ये चीज़ है। आप चाहे दलाल बोल लो, ब्रोकर बोल लो, कंसल्टेंट बोल लो, रियलेटर बोल लो, ये चारों शब्द को आप कोई भी एंगल से घुमा लो, काम एक ही करते हैं और वो किस तरीके से करना है वो फोकस देना ज़रूरी है। जी। कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है ब्रोकर का रोल, खासकर ऐसे डीलिंग्स में जहाँ जो है क्लाइंट्स इतने कुछ एजुकेटेड नहीं है या कहीं ओवर एजुकेटेड है, दोनों केसेस की बात जी, और हम दोनों फेस करते हैं डे आउट। जी। तो सर इसके अंदर में ऐसा है कि ब्रोकर का एक मेरे हिसाब से बहुत बड़ा रोल है। जैसे फादर ने कहा कि बॉम्बे, पूना जैसे सिटीज़ के अंदर में विदाउट ब्रोकर्स काम नहीं करते हैं, और नागपुर के अंदर में क्या होता है कि एक संस्था आ चुकी है, ब्रोकर्स की रजिस्टर्ड संस्था है जो ऑल ओवर इंडिया पे एफिलिएटेड है। जैसे क्रीडा एक बॉडी है बिल्डर्स के लिए, वैसे नार है पूरे ब्रोकर्स के लिए। व्हाट इज दैट? दैट इज नेशनल एसोसिएशन ऑफ रियलेटर्स। अच्छा। उसका विदर्भ बॉडी है विदर्भ रियलेटर एसोसिएशन, वो रिस्ट्रिक्टेड है अप टू नागपुर। हम कोशिश कर रहे हैं कि अदर डिस्ट्रिक्ट्स भी उसके अंदर कवर ज्वाइन करें। जी। अब ब्रोकर को लाइसेंस लेना ज़रूरी है, दैट इज़ रेरा में रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है, विच इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। बिल्डर ने उन्हीं ब्रोकर्स के साथ मेरे हिसाब से काम करना चाहिए जो रेरा रजिस्टर्ड है, और क्लाइंट ने उसी ब्रोकर के पास जाना चाहिए जो रेरा रजिस्टर्ड है। अब रेरा के अंदर में कहीं ना कहीं ऑब्लिगेशंस या लिमिटेशंस या आप बोलिए फ़ायदा
हर कम्युनिटी के लिए आया हुआ है, चाहे वो बिल्डर हो, कस्टमर हो या ब्रोकर हो। आज बिल्डर कमिट करके ये नहीं बोल सकता कि मैं बिल्डिंग नहीं बनाता हूँ, उसके पीछे उनके नुकसान है, उसके पीछे फ़ायदे कस्टमर के हैं कि वो अपना पैसा वापस ले सकते हैं, पैसा तो वापस ले सकते हैं, उसके ऊपर में इंटरेस्ट ले सकते हैं। एंड थर्डली, आप चाहे आपको लगता है कि वो मेंटल हैरेसमेंट हुआ है तो यू कैन आस्क फॉर द कंपेंसेशन आल्सो। मतलब यू आर अंडर अ लेंस। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, एंड दैट हैज़ टू बी द वे। ये सिस्टम धीरे धीरे 2017 में भी शुरू हुआ रेरा, धीरे धीरे उसको और ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। ये सब चीज़ें पहले नहीं थी। कितने लोगों ने कितने पैसे कहाँ डाले हैं, लेकिन अकाउंटेबिलिटी नहीं है। कुछ कुछ कंपनीज बंद हो गई अनफॉर्चुनेटली, एक एक प्लॉट 2-2 4-4 लोगों को बेचे गए थे, उसके बाद में कोई पूछने वाला नहीं, ऑफिस देखा तो सब गायब हो चुके हैं। तो ब्रोकर्स का रोल बहुत महत्व का है, मुझे ऐसा लगता है, और हम प्रोफेशनल सर्विसेज देने के लिए बैठे हैं। और सर जैसे इनका एक्सपीरियंस बोलिए या आपका हार्डवर्क बोलिए, एक स्ट्रीमलाइनिंग प्रोसेस शुरू हो गई है, ऐसा हम समझ सकते हैं। जी, मतलब जो हैपहैज़ार्ड था उसको आपने स्ट्रीमलाइन कर दिया। जी बिल्कुल। अक्सर ये भी देखा है सर, जैसे कि आपसे मैं पूछता हूँ ये कि 7/12 एक डॉक्यूमेंट होता है इंपॉर्टेंट, उसमें कई सारी दिक्कतें आती है उसको अपने नाम पे करने में। तो ये क्या चीज़ें ज़रा हमारे दर्शकों को समझाइए और बाद में उसको उससे कैसे बाज आ सकते हैं। क्या है, जो प्रॉपर्टीज कॉर्पोरेशन लिमिट के अंदर है, हाँ वो तो म्यूटेशन तो सिटी में ही हो जाता है। जैसे आप यहाँ से 50 किलोमीटर दूर कोई एग्रीकल्चर लैंड लेते हैं तो उसका 7/12 का म्यूटेशन करवाने के लिए उस गांव का जो पटवारी रहता है, जो उसी गांव में रहता है, उसके पास जाना पड़ता है। बहुत बार वो पटवारी अलग अलग सर्वे पे गया हुआ रहता है, उसके कोई टाइमिंग फिक्स नहीं रहती ऑफिस खुलने की। तो उसके वजह से लोगों को बहुत तकलीफ होती है, और वहाँ से म्यूटेशन कराने के लिए उनको जाना आना, एक बार 2 बार आदमी जाता है, अगर नहीं मिला सामने वाला तो परेशान होकर उसको छोड़ देता है, फिर वो वैसे ही पड़े रहता है। तो इसका कुछ लोग गैर फायदा उठाते हैं कि भाई 7/12 में अगर पुराना नाम है तो आपको प्रॉपर्टी बेच दिए, दूसरे को बेच दिए, इस तरीके से एक प्रॉपर्टी 2-2 4-4 बार बिकी है। करण जी ने हमको बताया कि बैंक के साथ टाई अप है आपके वगैरह, लेकिन ये कितना इजी या डिफिकल्ट हो जाता है अगर डॉक्यूमेंटेशन सही नहीं है और फिर भी जेन्युइन केस। इसके अंदर में 30-30 साल के रिकॉर्ड मिलते हैं, जिसको अधिकार अभिलेख बोलते हैं। इसके अंदर में जैसा बर्थ सर्टिफिकेट होता है ना अपना, वैसा प्रॉपर्टी का बर्थ सर्टिफिकेट रहता है, उसको सिटी के इसमें अधिकार अभिलेख बोलते हैं, और ग्रामीण के अंदर में एग्रीकल्चर को 8A करके उसका सर्टिफिकेट है। उसके अंदर प्रॉपर्टी की पूरी हिस्ट्री आती है। तो वो बर्थ सर्टिफिकेट प्रॉपर्टी का लिया तो उसके अंदर पूरा टाइटल अपने को क्लियर मिल जाता है। जनरली ये लोगों को मालूम ही नहीं, एडवोकेट भी ये उनको जल्दी बताते नहीं। सिटी की प्रॉपर्टी ग्रामीण में होता है, लेकिन सिटी की प्रॉपर्टी में उतना कोई केयर नहीं किया। तो दर्शकों से अपील करना जरूरी हो जाता है कि आप एक रिकॉग्नाइज ऑथेंटिक ब्रोकर के थ्रू ही ये सब प्रोसेस कीजिए, वरना आप कहीं ना कहीं कीचड़ में फंसते रहोगे। बिल्कुल सर, एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा और है, आप दोनों में से कोई भी जवाब दे सकता है कि FSI जो है वो एक ही स्टेट में अलग अलग किस्म के रूल्स बने हुए, तो ये ऐसा क्यों, और उसको यूनिफॉर्मिटी क्यों नहीं लाई जाती? ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है, और इस सवाल से पूरे नागपुर शहर के अंदर में प्लॉट के रेट से लेके फ्लैट के रेट्स तक के सब वेरी करता है। उसका एक एग्जाम्पल ऐसा है कि अगर आप मेट्रो कॉरिडोर के 500 मीटर के रेडियस में कोई कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं तो उसमें FSI आपको एक्स्ट्रा मिलता है जी। अब एक छोटा सा प्लॉट है, करीबन 5000 फुट का मान लीजिए। अब वो 5000 फुट का प्लॉट बेचने वाले ने अपने प्लॉट की कीमत ऑलमोस्ट 1.5 टाइम्स कर दी। उसका रीज़न उसको पूछा गया तो बोले मेरे को 4 का FSI है मेट्रो का। अच्छा, हाँ। अब 4 का FSI मेट्रो के अंदर में है, लेकिन कौन से प्लॉट को है, प्लॉट पे, हाँ। तो उसके लिए नियम बने हुए हैं। उसमें आपकी रोड की विड्थ और प्लॉट का साइज, ये दोनों मिक्स एंड मैच वेरी होना चाहिए। अच्छा। तो छोटा प्लॉट और छोटा रोड अगर है तो उसके ऊपर में FSI कम है। जैसे प्लॉट बढ़ते जाता है लेकिन रोड भी उसके साथ साथ में अगर बढ़ता है सामने का तो FSI ज़्यादा कंज्यूम होता है। तो वो लोगों को मालूम नहीं। अब प्लॉट हो गए महंगे वो हिसाब से। अच्छा, जिसको FSI ज़्यादा मिल रहा है उनको अगर वो बेनिफिट मिल रहा है तो मेरे हिसाब से उन्होंने वो पास ऑन करना चाहिए। और एक एवरेज प्राइस, मैं नहीं बोलता हूँ कि कीमतें कम कर देना चाहिए, सब लोग एक मॉनेटरी बेनिफिट के लिए बिजनेस में आते हैं, बट एक एवरेज प्राइस सेटअप करना चाहिए जहाँ FSI का बेनिफिट अगर मिल रहा है तो कस्टमर को भी पास ऑन करना चाहिए। थोड़ा बहुत रेट के अंदर में इट कैन बी वर्कड आउट ऐसा। तो अलग अलग मेट्रो के बाहर में रूल्स अलग है, मेट्रो कॉरिडोर के अंदर के रूल्स अलग है। बिल्डर्स प्लॉट ढूंढते हैं, कोई मेट्रो में ढूंढता है, कोई मेट्रो के बाहर ढूंढता है, सबकी परिभाषा अलग अलग हो जाती है। अकॉर्डिंग टू यू क्या ठीक रहेगा?
सर देखिए, उसमें कैसा है, बहुत सारे बिल्डर्स उस पर कमेंट करना एक्चुअली गलत हो जाता है। रीज़न बीइंग, कोई बिल्डर्स मेट्रो के कॉरिडोर में काम कर रहे हैं, कोई मेट्रोपॉलिटन रीजन में काम कर रहे हैं जो एनएमआरडीए के अंदर आ रहे हैं, और कोई सिटी लिमिट्स में एनआईटी और एनएमसी सैंक्शनिंग के अंदर में काम कर रहे हैं। सबकी अपनी अपनी रिक्वायरमेंट है, सबको अपना अपना चॉइस ऑफ कस्टमर्स मालूम है। एक अच्छा बिल्डर जो वेस्ट नागपुर के अंदर में जहाँ से मेट्रो जा रही है, शिवाजी नगर रामदासपेट एरिया में काम कर रहा है, वो ये एरिया छोड़ के वो बाहर नहीं जाता है, क्योंकि उनका कस्टमर बेस वहाँ है। तो उन लोग वो प्लॉट ऑन अ हायर रेट्स लेते भी है जहाँ मेट्रो का एफएसआई ज़्यादा है, ताकि उनको उनके कस्टमर्स वहीं मिले। आपने देखा होगा कि लोअर सेक्शन क्लास के लिए बहुत सारे अच्छे बिल्डर्स, रेप्यूटेड बिल्डर्स एनएमआरडीए में काम कर रहे हैं, जो सिटी लिमिट्स के बाहर जाके काम कर रहे हैं। उनके लिए तारीफ़ काबिल काम है ये। रीज़न भी कि गवर्नमेंट ने एक ऑप्शन और फैसिलिटी प्रोवाइड की है, अंडर 80I या PPP प्रोजेक्ट अगर आपका है तो उसमें आपको गवर्नमेंट इनकम के अंदर में टैक्स बेनिफिट दे रही है। अच्छा, तो बिल्डर को वो पुराता है, इसलिए बिल्डर वो लैंड सर्च करके माडा के साथ टाई अप करके वो स्कीम्स बनाते हैं। वो स्कीम्स बनाने के बाद में तो हमारे लोअर सेक्शन सोसाइटी के लिए जो लोग नहीं सोचते थे, आज के तारीख में उनके लिए मकान बनना शुरू हो गए। और 90% ऑफ द क्राउड, हमें याद रखना पड़ेगा कि पॉपुलेशन वही है, एक 10% ही ऐसे है जो हायर मिडिल क्लास है या अपर क्लास है करके, बट 90% के लिए वर्क करना बहुत ज़रूरी है, जो अभी बिल्डर्स ने शुरू कर दिया है। लीगैलिटीज़ की बात करेंगे। सर बता रहे थे, सीनियर सर, कि जैसे एक ही प्रॉपर्टी कार्ड पे 3 लोगों के नाम चढ़े हुए थे या फिर अलग अलग नाम चढ़े हुए थे, तो ये ऐसे लीगल इश्यूज जब आते हैं तो उसको कैसे टैकल करते हैं आप और उनको कैसे जस्टिस दिलाते हैं? सर काफ़ी हद तक के, अब तो यानी 1000 में एक आध केस ऐसा होता है, बट काफ़ी हद तक के चीज़ें सॉल्व आउट हो गई है। पहले एक सिस्टम नहीं था। अगर आखे पत्रिका के ऊपर में नाम चढ़ा हुआ है और मैंने वो प्रॉपर्टी बेच दी क्योंकि मेरा आखे पत्रिका में नाम है, लेकिन वो क्लाइंट ने अगर लोन लिया हुआ है बैंक से और उसने बेच दी तो मालूम नहीं पड़ता था, और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की सर्टिफाइड कॉपी निकाल के वो सील्ड करके बाहर हो जाता है। तो इसमें ट्रांसपेरेंसी लाई जा सकती है सर, लीगल एंगल से? सर लाई जा सकती है। इसको सिस्टम अपग्रेडेशन में ही होगा वो, क्योंकि मैनुअल इसमें बहुत डिफिकल्ट है। जी हाँ, ट्रेस करना मुश्किल है। अभी कैसा है, कोई अगर लोन लेता है तो एक बैंक का बोझा उसके अंदर में नाम के साथ में कि ये प्रॉपर्टी के ऊपर में ये बोझा चढ़ा हुआ है, इतने लाख का लोन लिया हुआ है, वो दिखता है। तो वो एक फिल्ट्रेशन पॉइंट हो गया कि आज कोई भी अगर देखता है तो उस पर दिखता है वो। बिल्डर जो रहता है वो पहले एक प्रॉमिस करता है ललचाने के लिए कि ये कॉस्ट पे आपको दे रहा हूँ, बाद में धीरे धीरे एडिशनल कॉस्ट इंट्रोड्यूस करते जाता है या फिर बाद में एस्केलेट कर देते प्राइजेस। तो ये इसके लिए कुछ तरीका है, लॉज है, ब्रोकर्स लोगों की क्या है भूमिका रहती है इसमें? सर अब तो रेरा आ गया है, प्लस उसके बाद में बिल्डर्स बिल्कुल ईमानदारी से काम कर रहे हैं अंडर रेरा एक्ट, और उसके अंदर में कोई भी बिल्डर बीच से रेट्स नहीं बढ़ा सकता है और ना बढ़ाता है। ये एक्चुअली जो सवाल है इसके अंदर में हाँ ये है कि एक एस्केलेशन क्लॉज लग जाता है। बिल्डर सोचता है मैं 2 साल में बिल्डिंग कंप्लीट करूंगा, लॉकडाउन आ गया, बिल्डिंग 2 साल के बदले 3 साल हो गई, सीमेंट स्टील के प्राइसेस ऊपर हो गए, कॉस्ट बढ़ गए, उस केस में तकलीफ जाती है बिल्डर को। अब बिल्डर करे भी तो क्या करे, तो वहाँ पे एक पॉइंट ऑफ डिस्कशन या डिस्प्यूट दोनों में से कुछ क्रिएट हो सकता है, जहाँ बिल्डर या तो क्वालिटी पे कुछ प्लस माइनस करे या डिमांड तो कुछ कर ही नहीं सकता, बिकॉज कोई रेट पे अगर फिक्स किया हुआ है, या एक बेनिफिट गवर्नमेंट ने उनको पास ऑन करना चाहिए। जी जी। इनसे जब मैं बातें कर रहा था कुछ देर पहले तो इनको मैंने सिर्फ खट्टे अनुभव पूछे, मैंने जी मीठा नहीं बोला था इनको। जी आपसे पूछना चाहता हूँ मीठे अनुभव कौन से, क्योंकि आप एक सर्विस सेक्टर से निकल के वापस इस सेक्टर में आ गए, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इनका साया आपके ऊपर है। बराबर है सर। तो वो ये मीठे अनुभव क्या है और उसको आपने कैसे एनकैश कर लिया? सर मीठे अनुभव तो इतने सारे हैं और शायद रोज़ छोटे छोटे अनुभव देखने के लिए मिलते हैं। आज आपके वजह या इनके वजह से मैं आपके सामने बैठा हूँ। शायद मैं अकेला अगर रहता था बिजनेस में तो मेरे को मैं आता नहीं था यहाँ। तो एक वो है सेम विद करण ऑल्सो डेफिनेटली, एंड वी आर प्राउड टू बी कॉल्ड एज सन ऑफ नरेंद्र दावड़ा। वेरी गुड। तो एक चीज़ वो हो जाती है। सेकेंड थिंग ऐसा है, बहुत छोटा सा इंसिडेंस है सर। किसी के वास्तु में गए थे और उनके यहाँ कोई उनके महाराज आए थे और उनके लिए वो भी इतने इम्पोर्टेंट थे, और उन्होंने कैसा है मुझे बुला के स्पेशल ट्रीटमेंट दे के, और यानी बोल नहीं पा रहे, बोले इनके वजह से हमारा घर हो गया, जिनका पहला घर था। सर उसके बाद में आप वो ब्रोकरेज पैसे ये सब सोचते नहीं, ये कोई मायने नहीं रखता, ये कोई मायने नहीं रखता। दैट इज द ब्लेसिंग्स।
और उनका वो जो ब्लेसिंग्स है ना सब उसी से ग्रोथ होता है। अच्छा, उसी फंक्शन में जब वो 4 लोगों से मिलाते कि इन्होंने हमारे को ये घर दिलाया, तो ऑलरेडी 4 रेफरेंस दे रहा है, तो ग्रोथ तो अपने आप हो रही है सर, पैसे तो अपने आप फिर आते रहते हैं, ऐसा है। जब मैं ये इंटरव्यू कंडक्ट कर रहा था तो दिमाग में एक सवाल आया कि मैं एक सवाल पूछूं, लेकिन आपने वो सवाल पूछने का मौका ही नहीं दिया, और वो सवाल ये था कि मैं zeromileproperty.com में क्यों आऊँ एज ए क्लाइंट। लेकिन आपने इतने सुंदर तरीके से तीनों ने समझा दिया कि अभी जो भी ये कार्यक्रम देख रहा है तो ऑटोमेटिकली वो इन बातों को सुनकर तो बोलता हाँ यहाँ पर एक जेन्युइन ऑफिस है तो वहाँ जा सकते हैं। जी, क्या मैसेज देना चाहोगे सर आप लोग? बस मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि कोविड का पीरियड है, सभी के लिए मुश्किल घड़ी है, लेकिन इसमें से निकल के उभरना भी काम अपना ही है। और कोविड ने एक चीज़ सिखाया है, घर से महत्व कोई चीज़ नहीं है, चाहे आपका वो पहला घर हो या दूसरा घर हो या जो भी हो, लेकिन एक घर होना ज़रूरी है जी। मैं अंत एक ही चीज़ से करना चाहूँगा, मैं मनुष्य पैदा हुआ ये मेरा भाग्य था, और मुझे किसी का घर बनाने का मौका मिला ये मेरा सौभाग्य था। और दावड़े सर के यहाँ जी, इस बीमारी ने जिस परिवार के लोगों को छीना है, मैं उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग, इट वाज अ प्लेजर। Karan, Arjun and Dawde sir, thank you.